कुछ लोग अभी नहीं आए हैं, देखिए आ जाएंगे वो। तो 7 दिन अब तक हम लोगों ने बात की है। 7 दिन में 2019 का पेपर डिस्कस किया है हमने आप लोगों से, और 2018 का पेपर शुरू किया था। 2 थ्योरी वाले क्वेश्चन और 2 केस स्टडी वाले सेक्शन हमने डिस्कस किए थे। तो अब मुझे लग रहा है कि चूँकि अब जो ये हम लोग पूरा फुल कोर्स करेंगे, इसमें वैसे भी मैं आपको पूरे 2013 से लेके 2019 तक के प्रश्न डिस्कस करूंगा। 2019 का तो डिस्कस कर ही लिया है हम लोगों ने, और मुझे लग रहा है कि चूंकि 2018 का भी हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि 2018 का भी हम आजकल में 1-2 दिन में डिस्कस करके कंप्लीट कर लें। उसे अधूरा छोड़ने का मतलब नहीं है। तो एटलीस्ट 18 का भी डिस्कस हुआ रहेगा, फिर 13, 14, 15, 16, 17 वो 5 साल के बचेंगे, तो बीच बीच में फिर हम वो डिस्कस करते रहेंगे। क्योंकि मैं पूरे 7 साल के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो आपको कई फ़ायदे होंगे। ये भी उससे पता लगेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्वेश्चन के अनुरूप पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, और उसके साथ साथ कि जो यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है तो आपको कैसे उन प्रश्नों को सॉल्व करना है। जो ये प्रश्न मैं बताऊंगा आपको, आंसर बताऊंगा, आप चाहें तो व्हाट्सएप पे उनके आंसर लिख के भेज सकते हैं। देखिए अलग एक हमने अब ग्रुप बना दिया है, प्रभा एथिक्स लाइव। अब हम लोग इसी में बात करेंगे जो भी, तो आप इस पे अपने आंसर लिख के भेज सकते हैं। जो मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो मैं चेक करके फिर बताऊंगा आपको कि आप सही लिख रहे हैं या कुछ कमियां हैं, तो कैसे आपको सुधार करना है। तो 2018 का पेपर मैं डिस्कस कर ले रहा हूं पहले, तो एक वो हमारा काम निपट जाएगा। चूँकि करना तो है ही, वो आज नहीं करें 2 दिन बाद तो कंटिन्यूटी चली रही है, और तब फिर हम टॉपिक शुरू करेंगे। थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको, टॉपिक जो शुरू करेंगे तो हम कुछ पहले तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं नीति शास्त्र के लिए उनकी चर्चा करेंगे। सिलेबस क्या है नीति शास्त्र का, किस तरीके से हमें पढ़ना है, स्ट्रेटजी क्या होगी, उन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे आपसे। फिर एक एक करके जो सिलेबस वाले टॉपिक हैं डिस्कस करेंगे। इसी तरह से स्क्रीन पे स्लाइड्स होंगी आपके पास, हम आपको समझाएंगे। वो पिछले 7 दिन में भी आपने सिस्टम देखा है। कुछ अगर बोर्ड पे लिखने की ज़रूरत होगी तो बोर्ड पे लिखेंगे, अदरवाइज सारी स्लाइड ऐसी हम बनाएंगे, वो आपको देंगे। और जैसा मैंने बताया था कि पीडीएफ अभी बुक हम आपको भेज देंगे, तो उसको जब जैसा आपके पास समय है तो पढ़ते रहिएगा साथ में। और जब चीज़ें, अब लॉकडाउन तो लगभग खुल ही गया है, देखते हैं कुरियर वगैरह प्रॉपरली चालू हो जाए तो फिर हम आपको वो हार्ड कॉपी किताबों की सरकारी डाक से फिर भिजवा देंगे सबको। ठीक है, तो ये पूरा तरीका रहेगा। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो पूछें, तब फिर आज की क्लास हम लोग शुरू करें। किसी भी तरह की कोई बात हो, मन में कुछ पूछना हो क्लास शुरू होने के पहले, तो पूछ सकते हैं, बताना हो बता सकते हैं। चूँकि 2 वे कम्युनिकेशन रखेंगे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, तो वैसे आप लोग अपने ऑडियो ऑफ किए रहिएगा, लेकिन जब भी कुछ भी आपको पूछना है तो अपना ऑडियो ऑन करके पूछ लें मुझसे। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन ही करेंगे हम लोग। प्रॉपर कोशिश करेंगे कि वो जो ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग है वही फीलिंग आपको हो। तो बिल्कुल 2 वे कम्युनिकेशन होगा। ये प्रॉपरली हम पूरा जो जीएस का 4th पेपर है प्रॉपरली 100% सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना बताना है या मैं शुरू करूं? कुछ नहीं है तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। एक बात और मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि जो हम लोग जितने लोग जुड़े हैं, पंकज को थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है, तो अगर बाकी लोगों को टाइम का इशू नहीं हो
तो ये 11:30 की जगह 1:15 से अगर इसका टाइम रखा जाए। आदित्य तुम्हारी रिकॉर्डिंग तो नहीं होती उस समय? हाँ, वही 2 सेशन चलेंगे तो 2:30 पौने 3, ठीक है, क्योंकि एक आदमी उनका ऑफिस है 8 से 2, तो उन्हें 11:30 वाले टाइम में दिक्कत है, तो हम पहले पवेट कर देंगे 11:30 से। उसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं होनी है, तो इसी की होगी रिकॉर्डिंग। तो फिर ये है कि 1:15 से शुरू करके, अभी तो फ्री हो ना, तो ठीक है, फिर अभी चलता है, फिर देखेंगे। फिर तो स्टाफ भी बढ़ जाएगा, तुम्हारा भी जब चलेगा तो और लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर दिक्कत नहीं हो तो इसका समय 11:30 की जगह 1:15 हम लोग कर लेंगे, तो पंकज को भी सुविधा हो जाएगी, ये भी क्लास कर पाएंगे। तो संतोष, गुरप्रीत, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, सही है सर। अच्छा, ठीक है। संतोष, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सर सोशियोलॉजी। संतोष, आपका सोशियोलॉजी है। गुरप्रीत, आपका ऑप्शनल क्या है? गुरप्रीत की आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। गुरप्रीत, आपको आ रही मेरी आवाज़? अच्छा, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही है आवाज़ आपकी। कनेक्ट नहीं हो पा रहे अभी आप प्रॉपरली? क्या दिक्कत आ रही है? मतलब मुझे, मैं दिख रहा हूं, मुझे सुन रहे हैं, कोई और कोई दिक्कत आ रही है? क्या प्रॉब्लम है? ईयरफोन लगाइए आप, अगर ईयरफोन से कुछ ठीक होता है तो देखिए उसको करके। चले तो हम लोग शुरू कर रहे हैं फिर। गुरप्रीत, कोई भी दिक्कत होगी तो बताइएगा, और बाकी लोगों को भी किसी भी तरह की ऑडियो वीडियो में दिक्कत हो तो बताएंगे। तो जैसा मैंने कहा कि 2018 के चूंकि 2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एक ये काम हम निपटा लेते हैं, 2018 का बचा हुआ पेपर डिस्कस कर लेते हैं, और तब फिर हम लोग अपना जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्लास करना है आ जाएंगे, और वो मिक्स चलता रहेगा, बीच बीच में पेपर डिस्कस करते रहेंगे, थ्योरी, केस स्टडी, वो फिर हम पूरा सिस्टम आपको बताएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते रहेंगे। तो 2018 यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, 2 थ्योरी 2 केस स्टडी हमने कर ली थी। अगली केस स्टडी यहाँ आपके सामने है। आज पहले केस स्टडी पे चर्चा कर ले रहे हैं, और तब उसके बाद फिर थ्योरी पे आएंगे। तो अगली केस स्टडी देखिए आप लोग, स्क्रीन पे है, बस एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, अब आप लोगों को भी ध्यान से देखना है। ये 2018 का तो मैं बता रहा हूँ आपको जवाब, लेकिन इसके बाद जब मैं 2017 पे आऊँगा तो पहले आपको जवाब बताना होगा, और तब मैं बताऊंगा। जो भी जितना भी आपको अपने कॉमन सेंस के आधार पे आइडिया लगेगा, तो पहले आप लोग बताएंगे मुझे, और फिर मैं बताऊंगा। तो अभी 2018 का और मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, ताकि कुछ आप लोग सीखेंगे, कुछ अब तक आइडिया लग ही गया होगा 2019 से। तो 2018 का देखिए, प्रश्न है, यह एक राज्य है जिसमें शराबबंदी लागू है। अभी अभी आपको इस राज्य के एक ऐसे जिले में पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है जो अवैध शराब बनाने के लिए कुख्यात है। अवैध शराब से बहुत मौतें हो जाती हैं, कुछ रिपोर्ट की जाती हैं और कुछ नहीं, जिससे जिला अधिकारियों को बड़ी समस्या होती है। अभी तक इसे कानून और व्यवस्था की समस्या के दृष्टिकोण से देखा जाता रहा है, और उसी तरह इसका सामना किया जाता रहा है। छापे, गिरफ्तारियां, पुलिस के मुकदमे, आपराधिक मुकदमे, इन सभी का केवल सीमित प्रभाव रहा है। समस्या हमेशा की तरह अभी भी गंभीर बनी हुई है। आपके निरीक्षणों से पता चलता है
कि जिले के जिन क्षेत्रों में शराब बनाने का कार्य फल फूल रहा है वे आर्थिक, औद्योगिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विभिन्न समुदायों में बार बार होने वाले टकराव अवैध शराब निर्माण को बढ़ावा देते हैं। अतीत में लोगों की हालात में सुधार लाने के लिए न तो सरकार के द्वारा और न ही सामाजिक संगठनों के द्वारा कोई महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। समस्या को नियंत्रित करने के लिए आप कौन सा नया उपागम अपनाएंगे? 250 शब्द, 20 अंक। आप में से कुछ लोक प्रशासन वाले हैं, और जैसा मैंने शुरू से कहा है कि प्रशासन की जब जानकारी हमें होती है तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इन प्रश्नों का जवाब दे पाते हैं, और वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और करूंगा पूरे जो हम लोगों का ये बैच है इसमें। कि भले सोशियोलॉजी ऑप्शनल है संतोष का या गुरप्रीत का, मैं नहीं सुन पाया क्या ऑप्शनल है, और लोग तो पवेड वाले ही हैं। तो लोक प्रशासन में एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं डीएम वर्सेस एसपी। पूरे जिला प्रशासन का मुखिया कलेक्टर होता है और जिले में पुलिस प्रशासन का मुखिया एसपी होता है। जो 1861 का भारतीय पुलिस अधिनियम बनाया था अंग्रेजों ने, आज तक हमारे देश में लागू है। और उस पुलिस अधिनियम में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि चूंकि एसपी जिले में पुलिस प्रशासन का मुखिया होता है तो लॉ एंड ऑर्डर के रखरखाव की जिम्मेदारी भी एसपी को दी गई। लेकिन कलेक्टर पूरे जिला प्रशासन का मुखिया होता है तो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी कई सारी शक्तियां कलेक्टर को भी सौंपी गई। ये व्यवस्था की गई 1861 के भारतीय पुलिस अधिनियम में। कानून व्यवस्था की रखरखाव की जिम्मेदारी एसपी की, लेकिन कानून व्यवस्था से जुड़ी कई सारी शक्तियां डीएम को। और आज तक हमारे देश में 1861 का भारतीय पुलिस अधिनियम ही लागू है लगभग राज्यों में। तो अभी तक हमारे देश में यही व्यवस्था चली आ रही है। यहां देखिए जो केस स्टडी है ये कि आपकी भूमिका एक पुलिस अधीक्षक के रूप में है एसपी, और जो पूरी स्थिति बताई गई है कि शराबबंदी वाला राज्य है लेकिन फिर भी उसमें अवैध शराब बिक रही है और जो दिक्कतें हैं, और बेहतर ढंग से इस समस्या का अब तक समाधान नहीं हो पाया है। तो जो डीएम और एसपी का बीच का जो इशू है वो काफी विवादास्पद इशू है हमारे देश में। एसपी कहता है कि शक्तियां आपने कुछ कलेक्टर को दे दी, जिम्मेदार मुझे बनाया है लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिले में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कलेक्टर अपने पक्ष में तर्क देते हैं कि नहीं उन्हें जो शक्तियां मिली हैं वो ठीक है। एसपी अपने पक्ष में तर्क देते हैं कि नहीं या तो सारी शक्तियां उन्हें दी जाएं और नहीं तो फिर कलेक्टर को भी जिम्मेदार बनाइए आप। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो अभी देखिए हम लोगों के देश में क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तुरंत ट्रांसफर एसपी का होता है, मतलब जिम्मेदार एसपी को मानती है सरकार। तो कमिश्नरी सिस्टम डेवलप हुआ है। कमिश्नरी सिस्टम में हम कलेक्टर से पावर ले लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर वाली और एसपी को दे देते हैं। जब कलेक्टर साहब अपने पक्ष में तर्क देते हैं कि क्यों उन्हें लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी शक्तियां मिलनी चाहिए, तब एक बहुत बड़ा तर्क देते हैं। ये केस स्टडी वहां से जुड़ी हुई है इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। कहा जाता है कि कलेक्टर एक आईएएस अधिकारी होता है, एक सामान्यज्ञ अधिकारी होता है, तो उसका दृष्टिकोण व्यापक होता है। वो जिले की समस्याओं परिस्थितियों को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सकता है बजाय एसपी के। हम आईएएस की ट्रेनिंग पढ़ते हैं तो जिले में सरकार के जितने विभाग हैं आईएएस अधिकारी को उन सबका प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग, पुलिस, इन सब का प्रशिक्षण दिया जाता है कलेक्टर को, एक आईएएस अधिकारी को। तो उसे सब चीजों की जानकारी होती है।
और ऐसी स्थिति में वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभालने में कई बार सक्षम होता है। अब यही पूरी समस्या देखिए, ये समस्या डिमांड कर रही है उसी व्यापक दृष्टिकोण की। जो पूरी यहां कहानी बताई गई है वो उसी व्यापक दृष्टिकोण की आपसे डिमांड कर रही है। जिले में शराबबंदी है, पूरे राज्य में है शराबबंदी, आप पुलिस अधीक्षक हैं, अवैध शराब बन रही है जिले में, राज्य में लोग मर रहे हैं अवैध शराब से, दिक्कतें हो रही हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। देखिए लिखा हुआ है ये कि अभी तक इसे कानून व्यवस्था के नज़रिए से देखा जाता रहा है। इस समस्या को अभी तक इसे कानून और व्यवस्था की समस्या के दृष्टिकोण से देखा जाता रहा है। मतलब वही कि दृष्टिकोण संकुचित रहा है। एक आईपीएस अधिकारी को, एक एसपी को हम केवल पुलिस के कामों का प्रशिक्षण देते हैं, उसे केवल यह दिखता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, डंडा चलाना शुरू करता है। वो क्यों बिगड़ी है स्थिति कानून व्यवस्था की, उसके पीछे का मूल कारण क्या है, वो एसपी नहीं समझता, वो कलेक्टर समझता है। तो कलेक्टर के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यही दिया जाता है कि भाई कलेक्टर का दृष्टिकोण व्यापक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार उन सबकी जानकारी कलेक्टर को है, तो इसलिए कलेक्टर की भूमिका होनी चाहिए। यहां अब जो एसपी आप हैं, आपको ध्यान रखना है कि उस व्यापक दृष्टिकोण से समस्या का समाधान करना है। केवल लॉ एंड ऑर्डर की समस्या मान के अगर आप सॉर्ट आउट करेंगे तो लिखा है कि अब तक समस्या सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि कानून व्यवस्था की समस्या माना गया है। ज़्यादा व्यापक नज़रिए से आपको समस्या का समाधान करना है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है, लिखा हुआ है पूरी इस केस स्टडी में कि आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। देखिए आप, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का कृषि पर बुरा प्रभाव है। देखिए आप, तो आप सोचिए कि जब तक कृषि व्यवस्था नहीं सुधरे, जब तक आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक गतिविधियां नहीं सुधरें, तो क्या आपको लगता है कि जो ये समस्या है अवैध शराब की और उससे लॉ एंड ऑर्डर की, वो ठीक होगी? कभी नहीं हो सकती, हो ही नहीं पाई अभी तक। क्यों? तो वही बात लिखी हुई है उसमें कि अब तक केवल लॉ एंड ऑर्डर की समस्या माना गया। आपको कुछ नए तरीके बताने लिखा गया है, आप कौन सा नया आयाम, नया उपागम अपनाएंगे। समुदायों के आपस में लड़ाई झगड़े भी हैं वहां, सामाजिक संगठनों का कोई पहल नहीं है, योगदान नहीं है। तो आप देखिए यूपीएससी जो ये केस स्टडी देता है, हमसे अपेक्षा की जाती कि उस स्थिति को हम सही ढंग से पढ़ें और समझें। मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूं कि विश्लेषण क्षमता, एनालिटिकल पावर कितनी है, ये सबसे बड़ी इसी बात की जांच है। केस स्टडी में आप एक एक लाइन, एक एक शब्द पे ध्यान दें। सारी बातें इसमें लिखी हैं, बस जवाब वहां से आपको निकालना है बड़ी समझदारी से कि ये मैटर केवल कानून व्यवस्था का नहीं है। आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, सिंचाई, कृषि, विभिन्न समुदायों का लड़ाई झगड़ा, गैर सरकारी संगठनों की उदासीनता, ये सारे मुद्दे इसमें हैं। और यहीं से देखिए अब आपको जवाब समझ में आ रहा होगा कि आपको किस लेवल पे काम करना पड़ेगा एक एसपी होने के नाते, तब जाके इस समस्या का समाधान होगा। तो यूपीएससी यही देखना चाहता है कि अब आपने इन सभी एक एक इशू पे ध्यान दिया है कि नहीं दिया, और फिर उसी तरह से आपका आंसर एक समग्र आंसर हुआ है या नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
तो सारी स्थिति लिखी है कि आप पुलिस अधीक्षक हैं। नवीन कुछ उपागम आपसे पूछे जा रहे हैं समस्या के समाधान के। समस्या क्या है लिखी हुई है कि शराबबंदी वाला राज्य है, फिर भी अवैध शराब बन रही है, मौतें हो रही हैं, रिपोर्टिंग नहीं हो रही है कई मौतों की, कानून व्यवस्था की समस्या अब तक माना गया है तो हल नहीं हुआ है। कुछ कारण लिखे हुए हैं, फिर उसमें आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक पिछड़ापन है, सिंचाई सुविधाओं के अभाव से कृषि का विकास नहीं हुआ है, विभिन्न समुदायों का लड़ाई झगड़ा है, सरकार और गैर सरकारी संगठनों की कोई महत्वपूर्ण पहल नहीं है। तो सबसे पहले तो आप इसको देखिए, पॉइंट पॉइंट में तोड़िए टुकड़ों में। तो हितग्राही हमने कहा सबसे पहले तो आप हैं, फिर पूरे जिले के लोग हैं, जो अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोग हैं वो हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको निर्णय करने हैं। स्थिति पूरी स्पष्ट है, हमने टुकड़ों में तोड़ के बता दिया आपको कि समस्या क्या है। अब आपसे हल पूछा गया है, नया उपागम। सबसे पहली बात कि दृष्टिकोण बहुत व्यापक रखना है और 2 लेवल पे एक साथ काम करना है। कुछ तात्कालिक उपाय होंगे, कुछ दीर्घकालिक उपाय होंगे। कुछ ऐसे काम हैं जो तुरंत किए जाने की ज़रूरत है, तुरंत आपको एक्शन लेना है, और कुछ ऐसे काम होंगे जो दीर्घकालिक प्रकृति के हैं, जो निरंतर चलते रहने हैं। तात्कालिक काम क्या हैं? तो तात्कालिक कामों में शराब, अवैध शराब के कारोबार से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पहचानना है, उनको पकड़ना है, प्रॉपर जांच करवानी है, औचक निरीक्षण करना है, पेट्रोलिंग करनी है। तो जो लोग जुड़े हुए हैं और अवैध शराब के काम से, तो ताकि उनको पकड़ा जाए। तो ये तो भाई आप एसपी हैं, तो सबसे पहला काम तो यही है। नशा मुक्ति, शराब मुक्ति केंद्रों की व्यवस्था करनी है। एक ये तुरंत जो काम करने की ज़रूरत है कि जिन लोगों में इस तरह की लत लगी हुई है तो उस लत को छुड़ाना है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी है। तो नशा मुक्ति, शराब मुक्ति केंद्र बनाने हैं। कितने हैं आपके ज़िले में केंद्र या नहीं हैं, उसके लिए फिर आपको नए केंद्र बनवाने हैं। जिन लोगों को आप पकड़ेंगे, कारोबार से जुड़े हैं जो लोग, बेचने वाले और नशा करने वाले, दोनों को अब आप सामान्य जेल में बंद करेंगे तो वहाँ पता पड़ा और उन्होंने समस्या फैला दी, तो अलग से उनके लिए नशा मुक्ति, शराब मुक्ति केंद्र बनाने हैं, वहाँ उनको रखना है। रातों रात कैसे कोरोना के लिए हमने क्वारंटाइन सेंटर खड़े कर दिए, तो उसी तरह से नशा मुक्ति, शराब मुक्ति केंद्र भी हम खड़े कर दें। बेकार पड़ी बिल्डिंगें हैं, होटल हैं और ऐसी जगह हैं जिनका यूज नहीं हो रहा, बनाएं उनको, वहाँ रखें ऐसे लोगों को। तो ये तो जो सबसे पहला तात्कालिक काम है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, सख्त एक्शन लिया जाए। दूसरा काम कि जो मौतें हो रही हैं उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, तो अब दूसरा वो काम करना है। प्रॉपर रिपोर्टिंग हो, सारा एग्जैक्ट डाटा हो कि कितने लोगों की मौत हुई है इस वजह से। तो ये तो तात्कालिक चीज़ें हैं। दीर्घकालिक चीज़ें क्या हैं? दीर्घकालिक चीज़ें लिखी हुई हैं पूरी बातें केस स्टडी में कि आपको सिंचाई के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं करनी हैं। सिंचाई का पर्याप्त पानी होगा, कृषि का विकास होगा, तो उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, जीवन यापन का जरिया रहेगा, अवैध शराब के निर्माण को हतोत्साहन होगा।
तो दूसरे विभाग के जो अधिकारी हैं, सिंचाई विभाग है, कृषि विभाग है, उनसे मिलना है आपको। भाई डायरेक्ट तो आप ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो पुलिस विभाग के मुखिया हैं। जैसा हमने कहा कलेक्टर की पहुंच सब तक है, पुलिस तक भी है, शिक्षा तक भी, स्वास्थ्य तक भी। तो अब आपको कलेक्टर के माध्यम से फिर कृषि और सिंचाई विभाग से मिलना है। सिंचाई की व्यवस्थाएं हों जिले में पर्याप्त, उसके लिए प्रयास करना है। उससे कृषि सुधरेगी तो उससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक होगी, या अवैध शराब वाली समस्या खत्म होगी। दूसरा काम देखें कि विभिन्न समुदायों के आपस के लड़ाई झगड़े हैं, टकराव हो रहा है। वो क्यों है टकराव? हिंदू मुसलमान का टकराव है कि हिंदुओं में ही अलग अलग जातियों का टकराव है? क्यों है टकराव? उसे रोकने की ज़रूरत है। वो टकराव भी देखिए अवैध शराब निर्माण को बढ़ावा दे रहा है। समय कंप्लीट होगा तो सिस्टम आप लोगों को पता है, फिर नए आईडी पासवर्ड से जुड़ जाएंगे। तो और एक सेशन हम लोग करेंगे। हमने कहा था कि अभी 2 सेशन तो करेंगे ही हम लोग शुरू में, ज़रूरत होगी तो फिर उनको 3 भी कर लिया करेंगे सेशन। अभी 2 सेशन, तो 1 सेशन आज और अभी करेंगे। तो जैसे ही ये ख़त्म होगा, सिस्टम आप लोगों को पता है, तुरंत आप लोग आपके वही एथिक्स लाइव वाले ग्रुप में अब हमने कहा सारे हम लोग काम करेंगे डिस्कशन। तो नया आईडी पासवर्ड है उस पर, तो आप लोग फिर से जुड़ जाएंगे। तो दूसरा काम करना है, ये समुदायों के आपस के जो लड़ाई झगड़े हैं उन्हें रोकना है, उसके लिए प्रयास करने हैं। तीसरा काम क्या करना है कि जो आर्थिक, शैक्षणिक, औद्योगिक पिछड़ापन है, देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है इसमें आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक पिछड़ापन है, तो अब इसको दूर करने के प्रयास। और ये सारे काम मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप पुलिस अधीक्षक हैं। इन विभागों तक डायरेक्ट आपकी पहुँच नहीं है, बाया कलेक्टर आप जाएंगे इन विभागों तक। तो आर्थिक, औद्योगिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन को दूर करना है। शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्थाएं हो, उद्योग धंधे, आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलें, इन सब का इंतजाम। प्लस उसके साथ साथ देखें सरकार की जितनी कल्याणकारी और विकास योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की, आपके राज्य सरकार की, उनका बेहतर ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो आपके ज़िले में, उसके लिए आपको व्यवस्था करवानी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, कौशल विकास योजना है, उस्ताद योजना है, और जो जो इस तरह की योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, उनका बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाना है। उसके अलावा देखिए कि गैर सरकारी संगठन हैं, उनकी भूमिका भी अच्छी नहीं रही है, वो नज़रअंदाज करते रहे हैं। तो उन्हें प्रोत्साहित करना है। एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, जो स्थानीय नेता हैं, उन सबकी भूमिका को सुनिश्चित करवाना है, क्योंकि अकेले सरकार या प्रशासन के बस का काम नहीं होता है ये सब। तो स्वयंसेवी संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन, उनको आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना है। जो स्थानीय लेवल के नेता हैं उनका सहयोग लेना है। उसके अलावा देखें कि कृषि के जो और अल्टरनेटिव हैं, रोजगार के नए नए साधन, उनको बढ़ावा दिया जा सकता है। मधुमक्खी पालन है, पशुपालन है, मछली पालन है, या और इस तरह के जो अल्टरनेट सोर्स हो सकते हैं रोजगार के, उन सबको बढ़ाया जा सकता है। जैविक खेती है, सिंचाई की नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है। तो दृष्टिकोण जब तक व्यापक नहीं होगा, समग्र रूप में आप समस्या को समझ के उसका समाधान नहीं करेंगे,
तब तक समस्या का स्थायी हल नहीं निकल पाएगा। तो दृष्टिकोण व्यापक रखना होगा। तात्कालिक लेवल पे काम होंगे, जो पुलिस अधीक्षक होने के नाते आपके पास पावर हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने की, तो उससे जुड़े काम मैंने बताया आपको। और दीर्घकालिक दृष्टि वाले काम होंगे जो अवैध शराब के कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। वो डायरेक्ट आप नहीं कर सकते क्योंकि आप पुलिस अधीक्षक हैं, तो उसके लिए आपको दूसरे विभागों का सहयोग लेना है, उसके लिए कलेक्टर से मिलना है, उसके माध्यम से वो सारे काम होने। तो इस तरीके से आपकी अप्रोच दो तरफा रणनीति होगी, तात्कालिक भी और दीर्घकालिक भी, बहुत व्यापक नजरिया, और तब आप इस समस्या का समाधान करेंगे। तो क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी? आगे बढ़ें। Please move this window away from the shared application. चलिए अगली केस स्टडी देखिए। केस स्टडी कर लेते हैं पहले, तब फिर थ्योरी वाले पे आएंगे। अगली केस स्टडी है एक बड़ा औद्योगिक परिवार बड़े पैमाने पर औद्योगिक रसायनों के उत्पादन में संलग्न है। यह परिवार एक अतिरिक्त इकाई स्थापित करना चाहता है। पर्यावरण पर दुष्प्रभाव के कारण अनेक राज्यों ने इसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, किंतु एक राज्य सरकार ने सारे विरोध को दरकिनार करते हुए औद्योगिक परिवार की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और एक नगर के समीप इकाई स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। इकाई को 10 वर्ष पूर्व स्थापित कर दिया था और अभी तक बहुत सुचारू रूप से चल रही थी। औद्योगिक बहिस्रावों से पैदा हुए प्रदूषण से क्षेत्र में भूमि, जल और फसलों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा था। इससे मनुष्यों तथा पशुओं में गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आ रही थीं। परिणाम स्वरूप इकाई को बंद करने की मांग को लेकर श्रृंखलाबद्ध आंदोलन होने लगे। अभी अभी एक आंदोलन में हजारों लोगों ने भाग लिया, जिससे पैदा हुई गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए पुलिस को सख्त कदम लेने पड़े। जन आक्रोश के पश्चात राज्य सरकार ने फैक्ट्री को बंद करने का आदेश दे दिया। फैक्ट्री के बंद होने के परिणाम स्वरूप न केवल वहां काम करने वाले श्रमिक बेरोजगार हुए, अपितु सहायक इकाइयों के कामगार भी बेरोजगार हो गए। इससे उन उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा जो इस इकाई द्वारा उत्पादित रसायनों पर निर्भर थे। इस मुद्दे को संभालने के उत्तरदायित्व सौंपे गए एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते आप इस उत्तरदायित्व का निर्वहन किस प्रकार करेंगे? 250 शब्द 20 अंक पूरी देखिए, फिर स्थिति वर्णित है। बंद कर दो।